सभी को मेरा नमस्कार और सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, परिभाषाएं और क्षेत्र। इसका हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न कालों में परिभाषाएं दी गई है। वैसे ये नया विषय है। 20वीं शताब्दी में लगभग 1900 जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके पश्चात इसका प्रारंभ माना जाता है, या प्रथम विश्व युद्ध के दौर से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो उस समय इसकी विभिन्न जो विद्वान थे तत्कालीन, उन्होंने अलग परिभाषाएं दी थी और उसके पश्चात जब अब धीरे धीरे समय बदलता गया तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अलग अर्थों में देखने का विद्वानों ने प्रयास किया। तो उसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो क्षेत्र है, कहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र है, उसको हम आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो सीधा प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह दो शब्दों से मिलकर बनी है, अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक राष्ट्र से बाहर जो अन्य दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य की राजनीति को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कह सकते हैं। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य की राजनीति को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। अब आपको यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर है। विदेश नीति एक देश जो दूसरे देश या अन्य देशों के साथ जो नीति रखता है, राजनीतिक संबंध रखता है, तो उसे विदेश नीति के संदर्भ में लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर हमें राजनीतिक संबंध रखे रहते हैं, किंतु सभी संबंधों को एक साथ संलग्न करते हुए उनका अध्ययन करना होता है। तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। इसके आगे आएगा विदेश नीति भी, तो वहां विदेश नीति को और अच्छे तरीके से हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक राष्ट्र की एक से दो या दो से अधिक राष्ट्रों के साथ जो राजनीतिक संबंध है उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। एक शब्द हमारे पास और आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो अलग अलग शब्द हैं। भले ही कहीं किताबों में इनको एक ही अर्थ में और कहीं विद्वानों ने एक ही अर्थ में परिभाषित करने का प्रयास किया है, किंतु हमें ध्यान रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग अलग है। तो यह आपका बात का विषय है, उस पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे और काफी बारीकी से चर्चा करेंगे और विभिन्न कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब हम अर्थ करेंगे तो उस समय आप कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध या विदेश संबंध उनसे इनको न जोड़ के देख लें, इसलिए इनका मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताया। अब बात आती है आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या, किसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, एक राष्ट्र के जो अन्य राष्ट्र है उनके साथ जो संबंध है उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और मुख्यतः इसके में जो राजनीतिक संबंध है उनको देखने का प्रयास किया जाता है। तो जो विभिन्न विद्वानों ने इस संदर्भ में क्या क्या परिभाषाएं दी है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जो मार्गेंथाउ है उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मार्गेंथाउ जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राष्ट्रों के मध्य निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के रूप में देखा है। इन सब का हम ब्रीफ अभी देखेंगे। उसके अतिरिक्त पामर और जो पार्किंस है ये अलग अलग काल के विचारक हैं। जो मार्गेंथाउ हैं वो पुरातन है, यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रारंभ हुआ था तत्कालीन है, और पामर और पार्किंस ने काफी बाद में आकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दी है। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। मैं काफी परिभाषाएं आपको बता रहा हूं, पर कम से कम दो परिभाषाओं को अभी हम आगे देखेंगे कि पुरातन और जो आधुनिक है, तो दोनों से दो दो परिभाषाओं को आप जरूर पढ़ लेना। उसके अतिरिक्त जो रॉबर्ट स्ट्रास हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत
नागरिकों के कार्यों एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर सरकारी गुटों के निर्णयों को शामिल करने का समर्थन किया है। तो अभी इसके अतिरिक्त भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं। मार्गेंथाउ की परिभाषा को हम पहले देख चुके थे। जो थॉमसन है, उनके अनुसार राष्ट्रों के मध्य छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उसके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो जो थॉमसन महोदय हैं वो राष्ट्रों के मध्य छिड़ी प्रतिस्पर्धा शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसके अतिरिक्त जो पारस्परिक संबंध है एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ या एक राष्ट्र के कई राष्ट्रों के साथ, उनको सुधारने, क्योंकि हम देखते हैं जैसे हम पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की बात भले होती थी, पर अब जो वर्तमान गवर्नमेंट है हमारी कहीं भी सुधारने की बात नहीं करती है, बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित करती है और उसके साथ संबंध बिगाड़ने की बात ही करती नजर आती है। तो संबंध सुधारने, जबकि अमेरिका के साथ आप देखेंगे तो संबंध सुधारने की बात आती है। तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर हम अध्ययन करते हैं। संबंध सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण संबंध सुधरते हैं और जिसके कारण संबंध बिगड़ते हैं। और संस्थाओं के अध्ययन को, संस्थाओं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, चाहे आपका WTO हो, चाहे आपका वर्ल्ड UNO हो, चाहे आपका UNO से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो हो, तो इनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर किया जाता है थॉमसन महोदय के। इसके अतिरिक्त हार्टमैन है, इनके शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय उन प्रक्रियाओं के अध्ययन से है, यानी कि वो क्रिया प्रक्रियाओं के अध्ययन से है जिनके द्वारा राज्य अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य बैठाते हैं। अगर हम किसी देश के साथ संबंध रख रहे हैं, या चाहे भले रख रहे हैं चाहे बुरे रख रहे हैं, तो उन संबंधों का कोई ना कोई राष्ट्रीय हित होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 जो तत्व माने गए हैं उसमें सबसे पहला राष्ट्रीय हित ही माना गया है कि राष्ट्रीय हित के लिए ही हम किसी दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध रखते हैं। तो उन राष्ट्रीय हितों का संबंध बैठाने के लिए ही जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो की जाती है, ताकि हम अपने राष्ट्रीय हित आगे हम इसमें अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय हित किन्हें कहते हैं। तो उन राष्ट्रीय हित आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिससे राष्ट्र का हित हो उसे ही राष्ट्रीय हित कहा जाता है। चाहे विकास के मामले पे हो, किसी भी रूप में हो, विकास के मामले में हो, व्यापार के मामले में हो, जहां राष्ट्रीय हित होगा, तो सुरक्षा के मामले में हो, तो उन्हीं को राष्ट्रीय हित कहा जाता है। राष्ट्रीय हित भी 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य जो दिखते हैं, आंतरिक जो दिखते नहीं है किंतु राष्ट्र के राष्ट्रीय हित होते हैं। तो जैसे बाहुबल है, सैन्य ताकत दिखने की भी है, तो सैन्य का जो बाहुबल है, जो अंदर उसकी क्षमता है, तो वो दिखने की नहीं है किंतु वो भी राष्ट्रीय हित होता है। तो राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य बैठाते हैं। तो हार्टमैन ने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा इस प्रकार दी है। फिर पेडलफोर्ड एवं लिंकन है, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राजसत्ताओं के बदलते संबंधों के संदर्भ में राज्यों की नीतियों की अंतःक्रिया है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राजसत्ताओं यानी कि जितने भी राष्ट्र हैं उनके बदलते संबंधों के संदर्भ में राज्यों की नीतियों की अंतःक्रिया है। यानी कि जो भी शासक आते हैं देश के भीतर, उन शासकों के आने से जो उनकी नीतियां होती है एक दूसरे राष्ट्र के प्रति, उनका अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। बर्टन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सामान्य बातों के अतिरिक्त वे सभी घटनाएं और परिस्थितियां भी शामिल है जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सभी जो परिभाषाएं हैं एक ही बात कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं शक्ति का अध्ययन इसमें किया जाता है, राष्ट्रीय हितों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप अपने छोटे अर्थों पर देखने की कोशिश करें, 2 मित्र हों, 2 भाई हों या 2 लोग हों, तो उनके आपस के संबंध को हम आपसी संबंध को देखते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। एक छोटे से परिवार से ले सकते हैं, छोटे से गांव से ले सकते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप स्वतः ही देख लेंगे गांव में या परिवार में एक दूसरे के जो संबंध होते हैं, किस प्रकार के संबंध होते हैं, बुरे होते हैं, भले होते हैं, कभी बिगड़ते हैं, कभी अच्छे बनते हैं। तो उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी चलते रहते हैं। बिगड़ते हैं तो रीजन होते हैं, सुधरते हैं तो उसके भी रीजन्स होते हैं। तो इन सब चीजों को हमने अभी तक देखने का प्रयास किया। अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं वैसे तो कर चुके हैं, इसमें जो परिभाषाएं छूट चुकी होगी उन परिभाषाओं को देखने का हम प्रयास करेंगे। तो
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अगर साधारण शब्दों में हम समझें तो इस शक्ति के लिए संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। शक्ति यानी कि एक राष्ट्र जब शक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए संघर्ष करता है दूसरे राष्ट्र से, तो उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। अब शक्ति का है, शक्ति का किसे कहेंगे? तो शक्ति को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि शक्ति वह सामर्थ्य है जिससे कोई एक व्यक्ति, संस्था, राष्ट्र दूसरे व्यक्ति, संस्था, राष्ट्र से वह कार्य करवा सके जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में न करे। आप देखते होंगे कि डंडे के बल पर कई बार आप किन्हीं व्यक्तियों से वो कार्य करवा लेते हैं। अगर वो आपसे न डरे तो वो उन कार्यों को न करें। आप छोटे बच्चों को देखते होंगे, उन्हें कहते हैं ये करो वो करो, वो कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो आपसे डरते हैं या आपको मना करने की क्षमता उनके पास नहीं है। तो इसी को हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना होगा, तो उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। जैसे कोई शक्तिशाली राष्ट्र है, अगर वो कुछ करवाना चाहता है, कुछ ऑर्डर देना चाहता है, तो वह आराम से जो कम शक्तिशाली राष्ट्र है उनसे वो काम करवा लेता है। तो परिभाषा आप इसे पॉज कर सकते हैं और आराम से जो लिखा हुआ है उसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं उसको विस्तार पूर्वक समझा चुका हूं। अब मैंने जैसा बताया था, दो प्रकार की परिभाषाएं हैं, परंपरागत और जो दूसरी है समसामयिक या आधुनिक परिभाषाएं उन्हें कह सकते हैं। तो परंपरागत परिभाषाएं जो है, सबसे पहले हंस जे मार्गेंथाउ, मैंने बता दिया है, शक्ति के लिए संघर्ष उन्होंने माना है। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की भावना है, कहीं ना कहीं उसको उन्होंने नहीं देख पाया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सिर्फ उन्होंने शक्ति के लिए संघर्ष ही माना और यह माना कि हमेशा राष्ट्र एक दूसरे से संघर्ष ही करते रहते हैं। तो जो हेराल्ड स्प्राउट है, उन्होंने स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्य हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। तो इसमें भी कोई विशेष नहीं है। वॉन डाइक, कुल मिलाकर जो परंपरागत परिभाषाएं थी, वहां जो मुख्य बिंदु था वो राज्य था और इसके अलावा राज्य के अन्य जो पहलू हैं, राज्य को जो प्रभावित करते हैं, उन पहलुओं को उसमें नहीं छुआ गया था। जबकि हम जब समसामयिक परिभाषाओं को देखते हैं, आप इसे विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो आप इसे पॉज करके इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो जो समसामयिक परिभाषाएं हैं उसमें हम सबसे पहले पामर और पार्किंस की परिभाषा को ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त, मैंने देखा राष्ट्र राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उसके अतिरिक्त जो बहुत कुछ भी सम्मिलित है, जो विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करता है, जो राष्ट्र राज्य के ऊपर व ऊपरी व निचले स्तर पर मिलते हैं। मतलब राष्ट्र राज्य से ऊपर भी मिल सकते हैं, उसके निचले स्तरों पर भी मिलते हैं। ऊपरी स्तर और निचली स्तर, मतलब ऊपरी लेवल यानी कि जो हाई लेवल की बातें हैं वहां भी हम वो संबंध हो सकते हैं और एक छोटे छोटे भी वो संबंध हो सकते हैं छोटे छोटे स्तर पर। परंतु यह राष्ट्र राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का केंद्र मानते हैं। केंद्र राज्य ही होगा, राज्य के द्वारा ही संबंध स्थापित किए जाएंगे, संबंध बिगाड़े जाएंगे, किंतु संबंध बिगड़ने और स्थापित करने के कुछ छोटे कारण भी होते हैं, यह इनका कहना है। स्टेफले हाफमैन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों या गतिविधियों से संबंधित है जो उन मौलिक इकाइयों जिनमें विश्व बटा हुआ है कि बाह्य नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं राज्य से आगे की बात इन्होंने की है। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं हैं दो प्रकार की है, परंपरागत और समसामयिक। परंपरागत जो परिभाषाएं हैं वो जो राज्य है उसको बहुत अधिक राज्य को ही मेन तत्व मानती है, मुख्य बिंदु मानती है और उसी के आसपास घूमती है। जबकि जो समसामयिक परिभाषाएं हैं वो राज्य के अतिरिक्त भी अन्य चीजों को महत्वपूर्ण मानती है। अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो जो हमने अभी तक परिभाषाएं दी है उस आधार पर हम कुछ प्रकृतियां या नेचर जो या स्वरूप निकाल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकृति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है अभी स्पष्ट नहीं है, परिभाषाएं अभी स्पष्ट नहीं है, विद्वानों में मतभेद है। तो कहीं ना कहीं अभी भी यह बदलाव के दौर से या विकास के दौर से गुजर रही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी प्रकृति इसकी है
बहुत जटिल प्रकृति है। आप समझ नहीं पाएंगे कि कब दो राष्ट्र, क्यों उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं, क्यों बिगड़ जाते हैं, कब बिगड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय, या फिर जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग किया था, किंतु आज वही अमेरिका जिसने कभी 1972 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को सहयोग किया था और पाकिस्तान की को हमेशा ही मददगार रहा है, आज वह भारत का समर्थन करता है और पाकिस्तान का दुश्मन बनता जा रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को जानना बड़ा जटिल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है कहीं ना कहीं बहुत जटिल स्थिति है और बहुत जटिल है, और इसके लिए हमको बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पश्चात जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तीसरी प्रकृति है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो हमेशा ही राज्य रहता है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। किंतु राज्य के अतिरिक्त भी इसके जो विभिन्न संगठन है, समुदाय हैं, संस्थाएं हैं, उन आदियों का भी, आदि जो चीजें हैं उनका अध्ययन भी हमें अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की जो प्रकृति है उस पे हम ये कह सकते हैं विभिन्न स्तरों एवं आयामों का अध्ययन आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इसके विभिन्न स्तरों और विभिन्न आयामों, यानी कि विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से हमें इसे देखना होगा, तभी जाके हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकृतियां थी। अब हम जानने का, हमने अभी तक समझा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं। अब हम क्षेत्र को जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र आखिर क्या है, कहाँ, कितने सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है आप सीधे ही समझते होंगे, एक तो इसमें राज्य का अध्ययन किया जाएगा और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसका अध्ययन किया जाएगा, विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका अध्ययन किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति है उसका अध्ययन किया जाएगा, इसके अलावा जो राष्ट्रहित है वो उनका अध्ययन किया जाएगा, शक्ति, सैन्य ताकतें, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है, कितना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में जो बदलाव है वो हमेशा, मैंने जैसा बताया कि बदलाव के दौर से अभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गुजर रही है और इसका जो केंद्र बिंदु है वो राज्य ही रहेगा, जैसा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि केंद्र बिंदु राज्य ही है। तो और राज्यों के मध्य जो अंतरक्रियाएं होती है, जो संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है। तो इसमें राष्ट्रहित भी आ गया कहीं ना कहीं, राष्ट्रहितों की पूर्ति के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सीमाओं में रहकर राज्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमाओं में रहकर ही कार्य करने पड़ते हैं। यानी कि कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं उसके कुछ कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, उनके दायरे में रहते हुए ही राज्यों को आपसी संबंध स्थापित करने होते हैं। और जो संबंध है वो संघर्षात्मक भी हो सकते हैं और सहयोगात्मक भी हो सकते हैं। मित्र के साथ सहयोगात्मक होंगे और शत्रु के साथ संघर्षात्मक संबंध ही बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है वो शक्ति का अध्ययन है। शक्ति का अध्ययन करेंगे। शक्ति क्या होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी व्यक्ति से वह कार्य, किसी व्यक्ति, संस्था, समूह या राज्य से वह कार्य करवाना जो वह सामान्य परिस्थितियों में न करे, तो जो कार्य करेगा वह, जो काम करवाएगा वो शक्तिशाली है और जो काम करेगा वो कम शक्तिशाली है, तो हम उससे शक्ति का अध्ययन कर सकते हैं। तो शक्ति का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहे उसमें WHO, अब ये सारे नाम दिए हुए हैं कि WHO है, विश्व बैंक है, मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है WTO, नाटो, यूरोपीय संघ, दक्षेश, आसियान, दक्षेश यानी कि जो सार्क है, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, आसियान है, रेड क्रॉस, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, इन सभी का अध्ययन हमको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करना होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यह भी आएगा।
उसके अलावा युद्ध व शांति की जितनी भी गतिविधियां होगी वह भी हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर अध्ययन करनी होती है। युद्ध के कारण, युद्ध के प्रकार, युद्ध को लड़ने के तरीके, युद्धों के प्रकार, इन सभी चीज़ों का, और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, इसका अध्ययन भी हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर करना होता है। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों का अध्ययन, मैंने सभी को पहले ही आपको बता दिया था कि इनका अध्ययन किया जाता है। तो अब आपको इनमें से अगर कोई शब्द राष्ट्रीय हित है, युद्ध, शांति, इन सब का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो इसमें से जो चीज़ आपके समझ ना आई हो उसको कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लेना, ताकि जो अगली कक्षा चले उसमें मैं उनको विस्तार पूर्वक बता सकूं। तो आज की कक्षा का हम यहीं समापन, चलिए मैं इसको, कुछ पॉइंट्स और रह चुके हैं शायद, तो समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए आज की कक्षा का यहीं समापन करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अन्य विषय क्षेत्र बचे हुए हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बता दीजिएगा जहां आपको समझ ना आया हो, ताकि उनको आगे के वीडियोस में बताया जा सके। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।